जो रुकावट खड़ी करेगा वो रगड़ा जाएगा। यार कैसी आप बात मेरी बात सुनिए। आप गलत बात कर रहे हैं यार। पाकिस्तान से योमिया 1 से 1.5 अरब रुपया तेल की स्मगलिंग से एक दिन में कमाया जा रहा है। 70% टायर से स्मगल होते हैं, आपको पता है इस बात का। रोजाना आपकी 6 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जो सुनने वाले इसको पूरा सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। यही पैसा अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी में ऐड होगा तो बताएं आपका, वो यहाँ से आपकी मार्केट से डॉलर खरीदता है, आपका डॉलर शॉर्ट हो जाता है और आपकी डॉलर की मार्केट ऐसे ऊपर चली जाती है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, मार धाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, इकोनॉमी को रिवाइव करे। मेजर फोकस ये है कि उसकी जड़ को काटा जाए। आपके घर में एक दहशतगर्द है, आपको पता नहीं है। रियासत और आपकी फौज इस मामले पे इतनी अग्रेसिव है कि राह में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया। 3 से 4 मैट्रिक टन जो नारकोटिक्स से आपकी डेली पकड़ी जाती है, ये वो है जो रिकॉर्ड पे है। जो निकल जाती है वो पता नहीं कितनी है। सबसे बड़ा जो शेल्टर होता है ना आपके पास, वो सियासी जमात, या तो वो सियासी जमात की वो ATM बन जाता है या पर खुद वहां पे चला जाता है। इसीलिए आपको हर दफा उस ऑपरेशन की जो मुखालफत नजर आएगी ना, वो इसलिए की जाती है उनका 1.5 अरब रुपए का एक दिन का मुनाफा, उस पर लात मार रही है आपकी फौज। 5 करोड़ भी दे दूंगा, 50 करोड़ का टैक्स बचाया ना यार। मखसूस सियासी जमात ने कहा फौज को ब्लैकमेल करो, थानेदार की तरह कहते हैं ऐ साडा कानून है, इनके मुताबिक ऐ नहीं है, ला दो, कहते नहीं लांदे, जाओ जो करने से कर लो। IT की जो मिनिस्ट्री है, क्या वहां पे कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? कौन है भी IT का हमारा? इस ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? हमारे रोजाना जवान शहीद हो रहे हैं जो ऑपरेशनल एरियाज में है। साल में एक छुट्टी मिलती है, बच्चे उनके तस्वीरों में बड़े हो रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं यार। सिर्फ KPK का 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। डॉलर माफिया की भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, कौन कहां पर क्या कर रहा है, कहां से कैसे कैसे डॉलर स्मगल किया जाता है, कैसे डॉलर को मैनेज किया जाता है। हाफिज साहब जो आए थे, हाफिज साहब ने होमवर्क पूरा कर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ अली रजा शाफ साहब हैं। पाकिस्तान के बहुत ही माने ताने जर्नलिस्ट हैं और दिफाई तज्जियाकार भी इनको कह सकते हैं। यानी कि हर किस्म का जो सीनियर तज्जिया होता है अली भाई से हमें मिल जाता है रोज़ाना की बुनियाद पे, सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे TV के ऊपर, चाहे वो मॉर्निंग शो में, हर जगह पर हमें मिल जाता है। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत ही अजीब सी कैंपेन पाकिस्तान में स्टार्ट की है। कोई सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने एजेंडा को टो किया है। आज अली रज़ा शाफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बहुत ज़्यादा। हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने हमें टाइम दिया, क्योंकि वो कुछ ख़ास सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ मिल के आए हैं और उन्होंने कुछ ख़ास चीज़ें, अपने सवालात उनके आगे रखे, क्योंकि इनको भी पता था अवाम को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो अवाम की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अली भाई ने ये मुलाकात की, अपने सवाल वहाँ पर रखे और उनकी क्लैरिटी लेके हमारे पास आए हैं। थैंक यू सो मच अली भाई, आज आपने टाइम दे दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है कि हमें पंखा भी चलाना पड़ा और मुझे उम्मीद है कि उसका हल्का फुल्का शोर राइट लेफ्ट हो रहा होगा, तो उसके लिए पहली माजरत है। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, पंखे की बात की तो ये जहाद है और इस जहाज में पंखा बंद करके भी काम चलाया जा सकता है। ये तो सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए हमने पंखा चलाया है ताकि उनको शोर आता रहे थोड़ा सा। लेकिन जो चीज़ें हैं, वो कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो चुकी हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो कन्फ्यूजन आवाम की थी, जो मसाइल उनके जहनों में थे, वो कम से कम दूर हो चुके। अगर वो ऑपरेशन के हवाले, जो अभी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, जो शुरू होने वाला है, ये हो चुका है, ये चल रहा है। अच्छा अली भाई, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, आप मुझे थोड़ा सा, मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपके जो एक अवाम के एज अ मेरे क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरे कुछ सवालात हैं। अब आप कुछ खास सवालात लेके गए थे, आपके सवालात क्लियर हो गए? मेरे सवालात, देखिए, जो जर्नलिस्ट होता है उसके सवालात अवाम के ही सवालात होते हैं, तो वो क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि क्लियरिटी ऐसी आई है कि आप ये समझिए कि मैं ये समझता हूँ कि अगर ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम होने दिया जाता है तो 5 साल में या उससे पहले जब भी वो ऑपरेशन वो टारगेट अचीव कर लेता है, पाकिस्तान आपको एक नई शक्ल में मिलेगा। जो लोग मायूस हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर यूरोप में देखते हैं, उनको अपना फ्यूचर इधर ही यूरोप में लगेगा। यानी कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है हर तरह से, हर लिहाज से। क्योंकि देखिए, अब तो वॉर, अब देखें, जो जंग है वो किसकी जंग है? न्यूक्लियर की जंग है? नहीं। किसकी जंग है? अब तो इकोनॉमी की जंग है। इकोनॉमी की जंग है ना। इंडिया क्या करता है? इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है। और आपके खिलाफ क्या करता है? हमारी इकोनॉमी उनका टारगेट क्या है? हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपके चाइनीज पे जो टारगेट करता है, आपकी सीपैक पे हमले करवाता है, कौन करवाता है? ऑब्वियसली फिर जो तालिबान पहले क्या करते थे? लाहौर में हमला कर दिया आके किसी पब्लिक प्लेस पे। आप कभी देखा अपने पब्लिक प्लेस पे हमला होता हुए, खुद कुछ बाहर आते हुए? नहीं देखा। कहाँ जाता है वो? चाइनीज इंजीनियर्स के पीछे जाता है ना। यानी कि उनका टारगेट भी ग्वादर में जाता है ना, इकोनॉमी बर्बाद करना, सीपैक पे जाता है ना। तो समझे ना, इस बात को अवाम को समझना होगा। यानी कि दुश्मन आपकी माशी तंसीबात पर हमले कर रहा है, क्यों कर रहा है? यानी कि मैं इस बात को कंसाइज अगर करूं कि जो हमारा ऑपरेशन
हो रहा है इस टाइम के ऊपर, फौज शुरू करने लगी है, इसका बेसिक मकसद पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करना। बिल्कुल, इकोनॉमी को ना सिर्फ रिवाइव करना बल्कि बूस्ट करना, और इकोनॉमी को इस वक्त जिस मुकाम पर होना चाहिए था आज, उस मुकाम पर लेकर जाना है। अच्छा, तो अली भाई क्या ऐसी चीजें थी जो आपको पता चली वहां से? देखिए, सबसे पहले सवाल ये था अवाम का कि ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन नए सिरे से किया क्यों जा रहा है? अगर पहले वाले ऑपरेशन कामयाब थे तो ये क्यों किया जा रहा है? और ये भी था कि ऑपरेशन है क्या, इसके खदोखाल क्या हैं? उसकी वजह थी कि हमारे ये यहाँ पे मैं अपना कसूर, हमारी जो फ्रेटर्निटी है जर्नलिज्म, उसका भी कसूर था कि उन्होंने वो जो प्रेस रिलीज आई थी नेशनल इलेक्शन प्लान की मरकजी एपेक्स कमेटी की, जिसमें इस ऑपरेशन की मंजूरी दी गई, उस प्रेस रिलीज को पहले तो पूरी तरह पढ़ा नहीं गया। फिर उसके बाद एक नई वजाहत आई वज़ीर आज़म हाउस से, उसको भी नहीं देखा गया। तो हमारे जर्नलिस्ट ने उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं, परखा नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया और आवाम को एक लाइन के पीछे लगा दिया कि नया कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। तो जो आवाम थी डेफिनेटली ज़्यादातर इस ऑपरेशन का टारगेट तो वज़ीरिस्तान या KP के ही है ना, आपकी वो पट्टी है, तो उनको ये लगा कि ये शायद कोई नया ऑपरेशन होने जा रहा है और हम बेघर हो जाएंगे, IDPs बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेघर नहीं होने जा रहा। तो ये कसूर है। अब उस वही क्वेश्चन जब उनके सामने रखा गया तो फिर एक्सप्लेनेशन दी गई। अब मैं उसके कुछ चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और आपको समझ में आ जाएगी, और इंशाल्लाह मैं समझूंगा कि जब मैं पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा तो आप खुद कहेंगे यार ये बिल्कुल ठीक है, ये तो होना चाहिए, यार पाकिस्तान ये चाहेगा। देखिए, इस ऑपरेशन में इस अहकाम का जो पहला फोकस है ना, जो ब्रीफिंग के दौरान, जो बातचीत के दरमियान मुझे समझ में आया और जो उनका मौकफ है, वो यही कि उसका मरकजी फोकस पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम है। और इसमें देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो आपकी स्मगलिंग है, ठीक है, इसका जो फोकस है स्मगलिंग है, नॉन कस्टम गाड़ियां हैं, आपका टैक्स चोरी है, और उसके अलावा सिगरेट की जो है वो जो नॉन टैक्स सिगरेट वगैरह की स्मगलिंग है उसमें। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, स्मगलिंग की मिसाल ले लें आप। ईरान से जो तेल पाकिस्तान में आता है स्मगल होके, ईरानी तेल योमिया, उस तेल से ये माफिया, स्मगलिंग माफिया एक से 1.5 अरब रुपया कमा रहा है। ओके, पाकिस्तानी अदील आसिफ साहब, आप जरा सोचें, जस्ट इमेजिन, ये वो फिगर है जो रिकॉर्ड पे है, इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। पाकिस्तान से योमिया 1 से 1.5 अरब रुपया स्मगलिंग माफिया सिर्फ तेल की स्मगलिंग से एक दिन में कमाया जा रहा है। आप चाहेंगे ये हो? बिल्कुल नहीं। अगर वही 1.5 अरब रुपया पाकिस्तान की इकोनॉमी में जमा हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड हो, तो मुझे बजाय आप कहाँ खड़े होंगे? आपको IMF के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी ना। अभी तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा पैसा इस्तेमाल कहाँ होता है। 1 से 1.5 अरब डॉलर है क्या पाकिस्तानी? ओके, अच्छा, इसके अलावा आपकी जो टायर्स हैं, पाकिस्तान में जो टायर्स हैं, 70% टायर्स स्मगल होते हैं, आपको पता है इस बात का? अच्छा, गाड़ियों के टायर, गाड़ियों का टायर, और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कैन यू इमेजिन? अब हर बंदे के पास गाड़ी अपनी गाड़ी है और हर बंदे को टायर चेंज करवाने पड़ते हैं। 70% टायर आपके स्मगल होके आते हैं, रिकॉर्ड पे नहीं है यार। और उसमें जो मार्जिन कमाया जाता है, वो मार्जिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड हो तो मुझे बताएं आप कहाँ खड़े होंगे? एग्री करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा नॉन कस्टम गाड़ियां, ये फिगर मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है। पाकिस्तान में वो तादाद नंबर्स में रिकॉर्ड पे नहीं है कि कितनी नॉन कस्टम गाड़ियां हैं। अच्छा यार, मुझे आप जहां चलती हैं बलूचिस्तान में कस्टम पेड गाड़ी हो ना, तो लोग उसको देख के ऐसे पागल है, लोग हैरानी से देखते हैं उसकी तरफ। इस बात को मैं विटनेस हूं। KPK में देख लें आप जी, नॉन कस्टम बहुत चलती है। ये कितना बड़ा थ्रेट है दहशतगर्दी का। पिछले दिनों दासू डैम के जो चीनी इंजीनियर्स थे, उनके ऊपर हमला हुआ, वो जो गाड़ी उनकी गाड़ी से टकराई और वो जो है वो हमला हुआ। 3 दिन गाड़ी जो है वो बाद में ट्रेस आउट हुआ, तो वो 3 दिन गाड़ी पाकिस्तान में घूमती रही। क्यों? नॉन कस्टम थी, नंबर कस्टम थी, रिकॉर्ड पे नहीं आई। ओके, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो गाड़ी का नंबर लगा होता तो पता चल जाता ना भाई। जब तादाद नंबर्स में रिकॉर्ड पे नहीं है, आपको पता नहीं है कितनी गाड़ियां हैं नॉन कस्टम, तो आप कैसे पकड़ेंगे यार? आपके पास इतनी मैन पावर है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप कहां लड़ेंगे? तो ये नॉन कस्टम गाड़ी, आप मुझे बताएं, आप चाहेंगे कि हो? आप चाहेंगे नहीं खत्म हो? देखिए जी, एज अ पाकिस्तानी तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ये हो। अगर मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। ठीक है, वो गाड़ी दिल आसिफ साहब 3 दिन घूमती है पाकिस्तान में नॉन कस्टम, और फिर वो चीनी इंजीनियर्स को जो है वो खुद कुछ बार उनकी गाड़ी से टकराती है और उनको उड़ा देती है। पता है आपको कितना नुकसान हुआ है यार? आपकी दासू डैम पे वो काम कर रहे हैं इंजीनियर्स, चाइना का ट्रस्ट ब्रेक हुआ, टेस्ट ब्रेक ना भी हो यार, उधर तहफुजात तो पाए गए ना। आपकी मईशत को टारगेट कर रहे हैं ना वो लोग। चाइनीज इंजीनियर भी यहाँ पर आने से डरेंगे जी।
बिजली आपकी, पता है आपको रोजाना कितने अरब रुपए की चोरी होती है? मैं तो आजकल केपीके में तारे लगी हुई देख रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ। रोजाना डेली आपकी 6 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। अल्लाह अकबर, 6 अरब रुपए की बिजली चोरी जी सर। और रिकवरी नहीं है आपकी, रिकवरी रेट ही नहीं है आपके पास। आप कितनी को रिकवरी कर लेंगे? क्या करेंगे आप? रिकवरी करने देता है ये माफिया? तो एक सेकंड, मैं यानी कि जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, नहीं अभी मैं आगे जाऊंगा, अभी सिर्फ पॉइंट सुने। ये बिजली चोरी के ऊपर भी काम करेंगे? ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये माशी दहशतगर्दी है 100% जी। और ये है उसका फोकस। अभी मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, इसको सुनिए, जो सुनने वाले इसको पूरा सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, एज अ पाकिस्तानी, क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? आप चाहेंगे ना ये जो इवल्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, ये खत्म हो? और यार यही पैसा अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी में ऐड होगा तो बताएं आप कहां। अच्छा, अभी तो असल मैंने इस तसर्रुफ जो है इस पैसे का वो बताना है, फिर आप ज्यादा शौक होंगे। और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, नेशनल एक्शन प्लान नेक्टा की रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। ओके, मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा, इंटरनेट पर रिपोर्ट पड़ी हुई, आप उसको जाकर पढ़ लें। ठीक है। उसके अलावा सर होता क्या आपके पास, ये जो सारा पैसा वो कमाते हैं, इस पैसे को कहां लगाया जाता है? वो जो माफिया इतना पैसा कमाता है, उसमें से कुछ पैसा वो क्या करता है माफिया, कि अब अरबों रुपए अदील साहब एक बंदा कमा रहा है, अगर सारा पैसा पाकिस्तान में रखेगा? कभी नहीं। क्या फायदा उसको? कितना को रख लेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। जितना उसको चाहिए उतना ही रखेगा ना। और वो किस लिए चाहिए वो भी आगे जाके बताऊंगा। बाकी पैसा वो बाहर ले जाता है और वो रुपीज में नहीं लेके जाता, डॉलर्स में। वो डॉलर्स कहां से आते हैं उसके पास? वो यहां से आपकी मार्केट से डॉलर खरीदता है। वो जब अरबों के हिसाब, अरबों रुपए लगाता है डॉलर खरीदने पे, वो एकदम से मार्केट से डॉलर खरीदता है, आपका डॉलर शॉर्ट हो जाता है और आपकी डॉलर की मार्केट ऐसे ऊपर चली जाती है। ओके, मैं एग्री करता हूँ। आपको हर लिहाज से इस माफिया ने जकड़ के रखा हुआ है यार, और आपको इस बात का दराक ही नहीं है। और ये हैं पॉइंट्स जिनके ऊपर ऑपरेशन होना है, टारगेटेड ऑपरेशन है। बाकी जो ऑपरेशंस हैं, काइनेटिक ऑपरेशन तो हर वक्त चलता रहता है यार। हम तो 2002 से ऑनवर्ड 2008 से हालत जंग में हैं। हम तो आज तक लड़ रहे हैं दहशतगर्दों से। यानी कि काइनेटिक ऑपरेशन तो आज भी बॉर्डर पे चलता है। यानी कि ये जितनी भी ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, ये बेसिकली कोई मार धाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है। मार धाड़ वाला भी है, वो उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये इकोनॉमी को रिवाइव कर रहा है। इकोनॉमी मेजर फोकस ये है कि उसकी जड़ को काटा जाए। ये वो जड़ है इकोनॉमी दहशतगर्दी की। असल जो मुद्दा है वो जो अभी आपने मार दाड़ वाला, काइनेटिक ऑपरेशन चल रहे हैं, वो आज भी चलते हैं। डायरेक्ट आप काउंटर करते हैं दहशतगर्दों को, बॉर्डर पे आते हैं, मारते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका फोकस है IBO, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ओके, ठीक है, वो उस पे उसको ज्यादा तेज किया जाएगा। वो टारगेटेड ऑपरेशन वो होंगे KP के अंदर। उससे लोगों को तो बेकार नहीं किया जाएगा ना यार। फॉर एग्जाम्पल अदील साहब, आपके घर में एक दहशतगर्द है, आपको पता नहीं है, आपका बेटा क्या करता है, आपकी एजेंसी ने उसके ऊपर चेक रखा हुआ है, एक साल से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको ट्रैक एंड ट्रेस एंड ट्रैक कर रहे हैं, और उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तो क्या है, भला है ना इस मुल्क का? बिल्कुल जी। इसी तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इनको तेज किया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ना, जो उस एपेक्स मीटिंग में जिसकी मंजूरी दी गई है, बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में बनाया गया था। ओके, जब APS हुआ था जी, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे थे, तब जो है वो नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई थी। बेसिकली ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में ये है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल को, उस पर जो अमल करना है उसको तेज किया जाएगा। उसी का नाम है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है। अच्छा, ये 2014 का जो ऑपरेशन था उसको तेज कर रहे हैं। बेसिकली उसी के पॉइंट्स को लेकर चलना है। ओके, तो ये वो चीजें हैं सर, इसके ऊपर खामखा की जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई हैं। अच्छा, अब मुझे स्मगलिंग पे आते हैं। स्मगलिंग को रोकना कैसे इस ऑपरेशन में? मैंने आपको इतना बड़ा इवल बताया ना स्मगलिंग, सिर्फ एक स्मगलिंग बताई तेल की, सिगरेट की अलग है। सिगरेट की स्मगलिंग से न जाने कितना पैसा कमाया जाता है, टायर की स्मगलिंग से न जाने कितना कमाया जाता है। इस तमाम इवल्स को खत्म करने के लिए बॉर्डर पे होता क्या है? बॉर्डर पे ये होता है कि वहां पे नादरा का डिपार्टमेंट अलहदा होता है, बॉर्डर पे बॉर्डर मैनेजमेंट में आपकी इमिग्रेशन का अलहदा है, दीगर अलहदे हैं। वो कहीं ना कहीं से उसको लूप होल मिल जाता है स्मगलर को,
वो काम डाल लेता है, अपनी गेम डाल लेता है। अब इसमें किया क्या जाएगा कि इसमें तजवीज़ दी गई है, जो मुझे समझ आई, जो मेरी गुफ्तगू हुई है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक बनाई जाए। ओके। जब लैंड पोर्ट अथॉरिटी होगी ना दिल साहब, वो एक ही डिपार्टमेंट पूरी बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहा होगा आपकी, तो फिर ये स्मगलिंग और ये तमाम इवल जो है ना, इसको पकड़ना बहुत आसान होगा। अब लैंड पोर्ट अथॉरिटी बहुत ज़रूरत है, और जो मेरे इल्म में है, बार बार हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये तजवीज़ भेज चुकी हैं हुकूमतों को, सियासी हुकूमतों को, मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों को, वो इसके ऊपर अमल नहीं करते। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब वक्त आ गया है। तो क्या वैसे मैं आपसे पूछूं, क्या रियासत कितनी संजीदा है इस ऑपरेशन के बारे में? रियासत, अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्या बीइंग अ पाकिस्तानी आप चाहते हैं ये हो? मैं तो जी चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। अगर ये ना होंगी तो पाकिस्तान का क्या बनेगा आज से 5 साल बाद? देखिए, कुछ लोगों का तो फायदा होगा, लेकिन अवाम मर जाएगी, अवाम के अलावा आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। तबाह हो जाएगा जी। हम तो लोग फिर मर जाएंगे। जब तबाही की तरफ जा रहे तो बकाव है, जब बका का मसला होता है फिर क्या किया जाता है? फिर तो इम्प्लीमेंट सरदर्द की बाजी लगा दी जाती है ना। रियासत और आपकी फौज इस मामले पे इतनी एग्रेसिव है कि इसकी राह में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा। और ये अवाम को भी यही मौकफ रखना चाहिए। ऑपरेशन इसमें इस्तेहकाम जो माशी दहशतगर्दी को ख़त्म करेगा, पाकिस्तान की जो इवल्स हैं दहशतगर्दी इसमें, उनको ख़त्म करने के लिए उनको भी फौज के साथ इसी तरह से खड़ा होना पड़ेगा। अली भाई, अभी तक जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एक पाकिस्तानी जब कोई पॉजिटिव बात सुनता है ना, क्योंकि हमारा जीना मरना, हमारे माँ बाप इस मुल्क में है, मेरे वालिद साहब इस मुल्क में दफन है, तो मैंने तो नहीं छोड़ के जाना इस मुल्क को, रहना यहाँ पर है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर इतनी पॉजिटिव चीज़ें आप जो बता रहे हैं, तो कोई ऐसी जमातें जो इसके रास्ते में ला के रुकावट पैदा करेंगी, आखिर क्या ऐसी वजह कि कुछ जमातें खड़ी हो गई इस ऑपरेशन के मुकाबले में, जबकि उनको भी क्लैरिटी होगी कि होने क्या लगा पाकिस्तान में? क्यों नहीं चाहती वो जमातें कि पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार खत्म हो, इकॉनमी ठीक हो, टायरों की स्मगलिंग कम हो, पेट्रोल की स्मगलिंग कम हो, सिगरेट की स्मगलिंग कम हो, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का बैंक है उसके अंदर पैसे आए, यहाँ पर डॉलर्स बने, यहाँ पर डॉलर्स का रेट गिरे? क्यों नहीं चाह रही फिर सियासी जमातें? देखिए अदील साहब, आपने जो बातें सुनी, आपने एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पब्लिक, एक आम शहरी की आपने इसे इत्फाक कर लिया। इसी तरह से इस ऑपरेशन की को आम पाकिस्तानी मुखालफत नहीं करेगा। मुखालफत कौन कर रहा है? पहले हमें ये देखना है, ये जो पैसा इस मासी दहशतगर्दी से इकट्ठा किया जाता है, 1.5 अरब रुपया एक दिन का, और 6 अरब की बिजली चोरी, टैक्स चोरी और हर तरह की स्मगलिंग, नारकोटिक्स। आपको पता है नारकोटिक्स से कितना पैसा कमाया जाता है? 3 से 4 मैट्रिक टन जो नारकोटिक्स से आपकी डेली पकड़ी जाती है, ये वो है जो रिकॉर्ड पे है, जो निकल जाती है वो पता नहीं कितनी है। तौबा। मुझे पता है उससे कितना पैसा कमाया जाता है। पूरी दुनिया में नारकोटिक्स से आपको पता है कि कितना बड़ा धंधा है, वो कहाँ जाता है पैसा? ये सारा पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जब ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, आपने इसको ख़त्म करना है। अब इसके पीछे बेसिकली ये माफियाज हैं। ये माफियाज मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। इसमें वो माफिया जो मैंने कहा था कि 1.5 अरब रुपया एक दिन का कमाते हुए, इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर निकाल के भी उनके पास इतना पैसा होता है कि अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकें। वो अपने उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए करते क्या हैं कि वही पैसा वो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों को लगाते हैं, मीडिया को लगाते हैं, ब्यूरोक्रेसी को लगाते हैं, जहाँ जहाँ पे कोई मुखालफत करवानी होती है। अच्छा, वो आप देखते हैं वो लोग उठते हैं फिर धरने पे बैठ जाते हैं। 6-6 महीने का जो लोग बैठते हैं धरने में, उनके पैसे, खाने पीने का खर्चा कहाँ से आता है? नॉर्वे के ट्रिप्स कहाँ से आते हैं? बताएं ना भाई। यानी कि अभी अच्छा, वो लोग जो मुखालफत करते हैं, सारा जो पैसा वो माफिया लगाता है, पैसा वो इनके थ्रू मुखालफत करवाता है। मुखालफत क्या करवाता है? ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। वो पता क्या मुखालफत करवाता है? जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, पहले तो उन्होंने कन्फ्यूजन ये पैदा कर दी, ये कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है कि लोगों को बेघर कर दिया जाएगा जानबूझकर, हालांकि ऐसा नहीं था। वो मुखालफत करवाता है कि फौज ऑपरेशन करवा रही है अपने डॉलर्स के लिए। हाँ जी जी, ठीक है, वो ये सब ये लाइन ये लेते हैं, वो ये भी लाइन लेते हैं कि फौज स्मगलिंग करवाती है खुद, हालांकि खुद करते हैं। फौज पे इसलिए डलवा देते हैं हमारी तरफ कोई ना आए। वो जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें खड़ी कर दी जाती हैं, मीडिया के लोगों को खड़ा कर दिया जाता है पैसे लगा करके। वो मैं ये नहीं समझता कि वो जाने अनजाने, वो अनजाने में बेचारे हो जाते हैं खड़े, उनको पता नहीं होता ना असल चीज़ का। वो ये इधर पैसा लगता है, इसलिए मुखालफत आती है। दूसरा आपका इसका पार्ट था
कि सियासी जमातें क्यों मुखालफत करें। भाई जब कोई कार्टल इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता है ना, माफिया, फिर उसको शेल्टर चाहिए होता है। या तो वो अपना मीडिया हाउस भी खोल लेता है, कुछ और भी कर लेता है, कोई कहीं ना कहीं चला जाता है। सबसे बड़ा जो शेल्टर होता है ना आपके पास, वो सियासी जमात होती है। या तो वो सियासी जमात की वो ATM बन जाता है, उसकी फाइनेंसिंग करना शुरू कर देता है, या पर खुद वहां पे चला जाता है। तो इसीलिए आपको हर दफा उस ऑपरेशन की जो मुखालफत नजर आएगी ना, वो इसलिए की जाती है कि उनका 1.5 अरब रुपए का एक दिन का मुनाफा उस पर लात मार रही है आपकी फौज, आपकी रियासत, आपकी सियासी और अस्करी क़यादत उस पर लात मार रही है। मैं इसमें एक चीज एडिशन करूंगा, यानी कि अभी आपने कहा कि कुछ देर पहले आपने बताया कि इसके रास्ते में जो भी रुकावट आएगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की बका है। अब पाकिस्तान में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके स्टेक्स हैं, फिर तो क्या सबके उन लोगों को रगड़े आएंगे? फिर जो रुकावट खड़ी करेगा वो रगड़ा जाएगा। मैं अगर इसका वन लाइनर दूं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का वन लाइनर ये है कि ये अमीर को बचाने और जिनके पास एक्सेसिव मनी है उनको पकड़ने आया। नहीं, जिनके पास 2 नंबर पैसा है, जो एक्सेसिव मनी, देखें मैं तो एक्सेसिव मनी को 2 नंबर ही कंसिडर करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग के। देखें आमदन से ज्यादा साथ से एक्सेसिव मनी होती है, वो सारी। देखें इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, ये भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हिस्सा है। आपकी इकोनॉमी को डिजिटल किया जाएगा। अब इकोनॉमी को डिजिटल करने से कौन भागता है? जिनके पास पैसे हैं, जो टैक्स बचाते हैं। बिल्कुल। मैंने टैक्स बचाया 50 करोड़ का, 2 करोड़ FBR वालों को खिलाऊंगा, 1 करोड़ अपने वकील को दे दूंगा, चल तू एंदे तो लगा रहा है, 47 करोड़ फिर बचा, मुझे फर्क पड़ेगा कोई? बिल्कुल नहीं। आपने 47 करोड़ बचाया, मैं 5 करोड़ भी दे दूंगा, 50 करोड़ का टैक्स बचाया ना यार। और बचाते हैं लोग 50 करोड़ का टैक्स, इतना होता है टैक्स, मैं लगाऊंगा ना पैसे। बिल्कुल। FBR के अफसर है, उसकी तनख्वाह कितनी होती होगी? 50-60 हजार। MP1 कितने स्केल, जितने भी स्केल्स आप देख लेना, कितने 60, 2 लाख, 3 लाख, 5, 1.5-2 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 10, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना अलाउंसेस वेंसेस डाल के, कितनी हो जाएगी? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और जिसको महीने का 1 करोड़ मिलेगा यार, ये साल के उसको 5 करोड़ 10 करोड़ मिलते। वो माफिया चाहता है कि FBR का ये जो सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम है, इसको खत्म ना किया जाए, इकोनॉमी को डिजिटल ना किया जाए। इकोनॉमी को डिजिटल किया जाएगा, ये उस ऑपरेशन का हिस्सा है, क्योंकि डिजिटल दहशतगर्दों का आवाम के माइंडसेट पर होल्ड है। जैसी प्रेस रिलीज आई, उन्होंने कहा इसमें चूंकि फौज इन्वॉल्व होगी, तो एक मखसूस सियासी जमात ने कहा फौज को ब्लैकमेल करो, क्योंकि फौज का स्टेक है। और फौज का स्टेक नहीं है, वो इस कौम का स्टेक है। और हमारे जवान रोजाना शहीद होते हैं। और ऑब्वियसली कौम है तो फौज है ना। मैं ये आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था। उसने क्या किया उस जमात ने? उसने आते ही, क्योंकि हमेशा 2 नंबर चीज का होल्ड ज्यादा होता है, फेक न्यूज का होल्ड ज्यादा है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन से पहले ही हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने भी अपना फर्ज अदा नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने उबाम पैदा कर दी, कन्फ्यूजन पैदा कर दी, लोग बेगार हो जाएंगे, डॉलर के लिए हो गई। भाई अब मुझे ये बताएं एक छोटी सी बात, जो सारी चीजें मैंने बताई, इस पे किसका स्टेक है? पाकिस्तान का। अमेरिका को कोई है स्टेक? कोई नहीं है। चाइना का है? इसमें पाकिस्तान का स्टेक नहीं है, इसमें मेरा स्टेक है ना, एज़ अ अवाम मेरा स्टेक है। तो भाई फिर अमेरिका की जंग कैसी हो गई? वो तो जंग ही आपकी है। अमेरिका की जंग तो बेसिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, खत्म हो गई है यार। वो थी वो होती भी माजी में थी जी, होती भी तो डिस्टेबलाइज करने की थी ना, खत्म हो गई। अब ये तो जंग ही प्योरली आपकी अपनी है भाई, वो खुद लड़ो इसको, बंदे के पुत्र बन जाओ यार। अभी मैंने आपको चीजें, इतनी अलार्मिंग चीजें हैं दिल आसिफ साहब, अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लोगों को पता नहीं है। अली भाई ये भी आप मेरा दिल आसमानों पे ले गया, आपने बताया पाकिस्तान डिजिटल होने लगा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तो क्या इस ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी का अगर रिवाइवल का सवाल है, तो क्या वजह है कि हम, चाइना हमारा दोस्त है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, हम अभी टिकटॉक का ऑफिस नहीं पाकिस्तान में लेके आ सके कि टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में हो जाए, जबकि इंडिया ले गया, इंडिया के चाइना के ताल्लुकात नहीं ठीक, पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? क्या वजह है कि हम फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं लेके आए, कि जो औरतें घरों में बैठी हैं, जो बहनें बेटियां बैठी हैं, जो अपनी वीडियोस बना रही हैं, वो उस पर पैसा क्यों नहीं अर्न करी? वो पैसा ड्रॉप होना है सारा पाकिस्तानी अकाउंट में, नंबर 1। अभी क्या हो रहा है कि सारे हमारे जो साफ़ी भाई भी हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपना पैसा ड्रॉप करवा रहे हैं दुबई में, और दुबई कह रहा है आप मेरे से गोल्ड वीज़ा लें, आप हमारे पास आ जाएं, हमारे पास रहें और पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करें अपना डिजिटल का, और उसको ड्रॉप करें, लैंड करवाएं दुबई के अंदर, उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये $1 बिलियन इकोनॉमी है, $1 बिलियन इकोनॉमी। क्यों इस इकोनॉमी के बारे में सोचा नहीं गया? क्या इस ऑपरेशन के अंदर कोई इसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत ख्याल किया गया?
देखिए ये होना ज़रूर चाहिए और ये बिल्कुल होगा। होना अगर नहीं है तो ये होना चाहिए। उसकी वजह है 2 चीज़ें। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ है ना आदिल भाई, तकरीबन 70% यूथ का जो फ्यूचर है और जो उनका फाइनेंस है वो डिजिटल के साथ जुड़ा है, डिजिटल आईटी के साथ जुड़ा है। बिल्कुल तो ये करना पड़ेगा वरना आप पीछे इंडिया क्यों आ गया हमसे? वो डिजिटलाइज उनका तो उतना आईटी का रेवेन्यू है सिर्फ एक बेंगलोर का जितना आपका बजट है। मैं समझता हूँ क्यों है? तो आपने इंडिया को अगर कैप तो इसके लिए तो करना पड़ेगा। अच्छा उसके लिए ये अब अभी आपने बहुत अहम सवाल किया और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अरबाब इख्तियार को ज़रूर सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारी सियासी हुकूमत को इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। देखें हम यहाँ पे बैठकर उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम तब तक उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जब तक इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक सब कुछ इनके दफातर पाकिस्तान में नहीं होंगे। और दफातर तब खुलते जब आप उनकी शराइत के साथ बाकायदा एग्रीमेंट सारा साइन करते हैं, उनकी शराइत और वो लॉ ऑफ लैंड के तहत फिर कहते हैं कि हम काम करेंगे। ठीक है, आपको उनके लिए जो लॉ ऑफ लैंड है लचक वाले बनाने पड़ेंगे जो वो चाहते हैं। वो डेफिनेटली वो बाउंड नहीं है हमारे, हमें उनकी ज़रूरत है। हम उनको ट्रीट करते हैं थानेदारों की तरह। ऐसा साडा कानून है जी, इहदे तहत आ जाओ तो आ जाओ। ऐसे नहीं होना भाई, ऐसे नहीं होना, क्योंकि उनको दोनों को ज़रूरत है लेकिन हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। सर ये मानना पड़ेगा। आप पढ़ाई उनके ज़रिए, आपकी पूरी जहन साजी उन्होंने की है सोशल मीडिया के ज़रिए एक जमात ने, तो इसलिए आपकी ज़रूरत है। जब वो इधर लॉ ऑफ लैंड के तहत काम करेंगे ना दिल साहब, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर सब कुछ होगा। यहाँ पे पेपाल भी होगा, बाकी स्ट्राइप के अकाउंट्स भी होंगे, सब होगा। लेकिन अभी आप उनके साथ समुद्र पार बैठकर कम्युनिकेशन करें, ये भी इधर ले हैं, जब उनके ऑफिस ही नहीं है इधर, यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है यहाँ पर, वो ऑफिशियली यहाँ पर फॉलो ही नहीं करते, फिर आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। अच्छा आप कह रहे हैं कि हम ला क्यों नहीं सके? हम ला इसलिए नहीं सके अदिल भाई कि हमारे यहाँ पर जो लोग जो इस चीज़ को डील करते हैं, सॉरी टू से, उनको बहुत गुस्सा भी लगेगा, शायद वो मुझे वैसे ही मेरे अकाउंट से ब्लॉक कर दें पीटीए पे बैठे। बात यह है कि वहाँ से कम्युनिकेशन उस सेंस में नहीं होती जैसी होनी चाहिए, थानेदारों की तरह कम्युनिकेशन होती है। उनके अपने लॉज हैं और इतने लचकदार लॉज हैं कि ट्विटर पर अगर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करता है ना, आप उन लॉज का हवाला देकर उनसे बात करेंगे, फिर वो आपकी बात मान लेते हैं, कंटेंट डाउन कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपना कानून साथ लिख के भेजते हैं, आपके कानून को वो क्यों मानेंगे? कानून तो अभी तक इंडिया का यूज कर रहे हैं, बरतानिया अंग्रेजों का बनाया। आप अपना एक पहली बात है कि लॉ ऑफ लैंड के तहत इधर वर्क ही नहीं करते, इधर स्टैंड ही नहीं करते वो, फिर आप अपना कानून लिख के क्यों भेज रहे हैं? आप उन्हीं की शराइत में से साथ लगा के भेजे ना। अगर किसी की शिकायत लगानी है, उन्हीं की शराइत में बहुत सी लचक 100% हमें पता नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप उन्हीं की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइन से कुछ चीज निकाल के हमारे लोग जो कम्युनिकेट करते हैं ना उनसे, वो उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। वो थानेदार की तरह कहते हैं ऐ साडा कानून है, इनके मुताबिक ऐ नहीं है, ला दो। कहते नहीं लाते, जाओ जो करने से कर लो। तो ये भी कहते हैं जाओ, वे भी कहते जाओ फिर। और ये ऑफिस खोलने के लिए भी उनको ऐसे ही डील करते हैं। और इस वजह से ये इंडिया का मसला कोई नहीं है, किसी की रुकावट नहीं है, ये हमारे लोगों की कम्युनिकेशन का मसला है उनके साथ। अब मुझे बताइए, आईटी का जो सेक्टर है, आपकी आईटी की जो मिनिस्ट्री है, क्या वहां पे कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं वहां पे टेक का आदमी बैठा कौन है भी आईटी का हमारा मिनिस्टर? जो भी है, मुझे आप जवाब दें, क्या वहां पे टेक का आदमी होना चाहिए ना? 100% टेक्नोक्रेट होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर जिसको आईटी का पता है, आईटी का इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ना। टेक्नोलॉजी का गीक होना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? यहाँ पे डॉलर। अब जितना आपके पास डॉलर है, आपके जरिए तरसीलात यहाँ पे जितनी आएगी डॉलर्स की, आपको फायदा होगा ना, आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, डॉलर नीचे जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है? क्योंकि और तो आपकी कोई इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं है आपके पास, कोई है एक्सपोर्ट आईटी के अलावा? कुछ भी नहीं है। आईटी की एक्सपोर्ट इसलिए आसान है कि आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आपके टैलेंट बहुत बच्चे घर बैठे में काम अच्छा उसको कैसे आपने बूस्ट करना? आपके आईटी शाईटी ने करना ना, वहां पे आपको कौन सा बंदा चाहिए? आईटी का एक्सपर्ट। आज तक हमारे आईटी के मिनिस्टर्स का नाम बताएं, कौन कौन लगा है शुरू से लेके अब तक? एक याद है मुझे पुराना, फवाद चौधरी। यार फवाद चौधरी टेक के आदमी थे? नहीं, साइंस का था मेरे ख्याल से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगे थे। अच्छा, उससे पहले खालिद मुकबल सिद्दीकी साहब को लगा दिया टेक के आदमी। हमने तो ये वजारतें लगी हुई रखी हुई अपनी सियासी बेरचाल के लिए।
भाई हमारी रियासत ही यहाँ पर जो है वो सीरियस नहीं है, वो कम से कम इधर तो कॉम्प्रोमाइज ना करो। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अज़्म इस्तेकाम के अंदर इसके ऊपर काम किया जाएगा, करना चाहिए, नहीं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए। अच्छा अली भाई, अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। अली भाई, इस ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि आप एक खास जगह से होके आए हैं, आप चीजें ऑब्जर्व करके आए हैं, आपकी जो 15-20 साल का आपका तजर्बा है आपका सहाफत का, क्या बताती है आपको? डू एंड डाई की सिचुएशन है रियासत की, तमाम स्टेक होल्डर्स की, और वो बहुत ही अग्रेसिव है इस मामले पर। वो अपने लिए नहीं है, अपनी ज़ात के लिए नहीं है, इस कौम के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल के लिए है। वो जितना कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। अगर सिर्फ आप फौज की बात करें ना, हमारे रोजाना जवान शहीद हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं होता यार। और यार इस वक्त सिचुएशन ये आ गई है कि वो अपने बच्चे तस्वीरों में बड़े होते हुए देखते हैं। हमारे जवान जो ऑपरेशनल एरियाज में हैं, साल में एक छुट्टी मिलती है, बच्चे उनके तस्वीरों में बड़े हो रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं यार। वो तो आज भी लड़ रहे हैं, वहां पर तो इंटरनेट की एक्सेस, वो तो आज भी लड़ रहे हैं, वहां पर इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं होगी ना। गर्दों से आज भी लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी से कौम ने लड़ना है, फिर वो माशी दहशतगर्दी हो चाहे वो हर तरह की दहशतगर्दी हो, वो तो कौम ने लड़ना है। और जो इवल्स मैंने आपको बताए हैं, स्मगलिंग से लेके टैक्स चोरी से लेके बिजली चोरी तक, और फिर दीगर जितने भी मामला है आपके, उन सबसे तो कौम ने लड़ना है। तो वो बहुत अग्रेसिव है, नो कॉम्प्रोमाइज, जो बीच में आएगा रगड़ा जाएगा, किसी की बचत नहीं होगी। और इसीलिए मेरा सबसे मशवरा है, उन कार्टल से उनको मशवरा है, उन माफियाज को मशवरा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, डॉलर माफिया की भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कहाँ से कैसे कैसे डॉलर स्मगल किया जाता है, कैसे डॉलर को मैनेज किया जाता है, सबका पता है उनको, सबके ठिकानों का पता है। हाफिज साहब जो आए थे, हाफिज साहब ने होमवर्क पूरा कर लिया हुआ है, और इसके ऊपर सियासी हुकूमत एक पेज पे है। मुल्क को हर लिहाज से पाक किया जाएगा और एक पोजीशन पे ला के खड़ा किया जाएगा। और इसमें मैं आपको एक और खबर भी बताऊं, इस ऑपरेशन की कामयाबी के साथ एक चीज जुड़ी है, इस हुकूमत की 2/3 मेजोरिटी। ओके, 100% मैं एग्री करता हूँ, वो मिलकर रहनी है, एग्री करता हूँ। और इसके साथ जुड़ी आपकी मखसूस नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें इस हुकूमत को मिलनी है तो 2/3 मेजोरिटी पूरी है, फिर कानून साजी होनी है और 2/3 मेजोरिटी मिलकर रहनी है। तो बस मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैंने आपको खबर दे दी है। नशिस्तें तो पीटीआई को चाहिए भी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। मुल्क की जरूरत है, अज़्म इस्तेहकाम की जरूरत है कि 2/3 मेजोरिटी मिले, क्योंकि कानून साज। क्यों, मैं आपको बता, आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दहशतगर्दों को ट्रीट ही नहीं करता। अब तक कितने आपकी सीटीडी जो पकड़ती है और आपके जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, मुझे पता है कितनी अदालतों ने सजाएं दी अब तक। सबसे कम सजाएं केपीके में हुई हैं, जहां सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है। क्या वजह इसकी? हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें बड़ी रिफॉर्म्स होने वाली हैं यार। कैसी बात मेरी बात सुनिए, आप गलत बात कर रहे हैं यार। 138 में से 129 नंबर पे हमारा जुडिशरी का सिस्टम। आप इससे अच्छा नंबर आपका और क्या ला के दें हम? और आपको क्या चाहिए? इससे बेस्ट जुडिशरी कहां पर मिलेगी आपको कि दुनिया के 138 ममालिक में से हम 129वें नंबर पे हैं? यार तुम ऐसे तो ना करें यार, वो उनकी मजबूरियां कुछ। सर ये मजबूरियां सारी देख रहे हैं, इन मजबूरियों को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने वो रैंक मेंटेन करना। मुझे एक बात बताएं दिल भाई, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो आईपीओ करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, को ट्रैक एंड ट्रेस एंड ट्रैक करते हैं, पूरा एक साल लगाते हैं वो एक साल उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं, जान जोखों में डाल के उसको पकड़ते हैं, अदालत में लेके जाते हैं कि मिसिंग पर्सन ना हो, कोई और मसला ना हो, चलो जी अदालत में लेके जाते हैं। जज साहब पता है क्या कहते हैं? ना काफ़ी सबूत हैं जी, शवाहिद ना काफ़ी हैं, जमानत दे देते, छोड़ देते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स नहीं एक्सेप्टेबल, ये जो आपने रिकॉर्डिंग पकड़ी है ये नहीं एक्सेप्टेबल, ये एविडेंस नहीं है। समझदार लोग ना यार क्या करेंगे आप? यही तो बढ़ावा है, रैंक मेंटेन करना। तो ये आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुरुस्त करना। अच्छा, मेरा एक सवाल होता है हमेशा, इस पे हम इसको खत्म करेंगे कि एक तरफ दुनिया के कोई 195 ममालिक में से फौज का नंबर आता है कुछ 6वां या 7वां, और दुनिया के इतने ही 195 ममालिक में से हमारी जो जुडिशरी है, जो कि जुडिशरी है बेसिकली 138 ममालिक में, उसके अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हम लोग 129वें नंबर पे आते हैं। फिर ये कहते हैं हम लोग ठीक हैं। अब एक इदारे के ऑपरेशन अच्छे हैं, वो दुनिया के अंदर बड़ी रैंकिंग, कम बजट के अंदर। अगर आप बजट की बात करते हैं ना कि फौज बजट खा गई, तो कभी अमेरिका की एक दिन की ट्रेनिंग का बजट देखें। उनके एक दिन के ऊपर वो जो अपने फौजी को, अपने जवान को, अपने पायलट को जो वो बम गिरवाते हैं ना, वो बिलियंस डॉलर्स के होते हैं। एक दिन की ट्रेनिंग का बजट होता है जितना हमारा पूरे साल का बजट होता है। दूसरी तरफ ये हमारी अदलिया, आपने यहाँ पर जर्नैलों पे तो बातें ले आए,
कि जी बड़ी लेविश लाइफ है। ये अमारात जो अदलिया के कुछ खास लोगों को मिली हुई हैं, घर मिलना, लाइफ टाइम उनको यूनिट बिजली के फ्री मिलने, उनकी जिंदगी के अंदर उनको आटा फ्री मिलना, सब कुछ फ्री मिलना, तो मुझे बताएं जब एक बंदे के घर में दाने पूरे हैं तो उसको मेरे दानों से क्या फर्क पड़ेगा, उसको महंगाई से क्या फर्क पड़ेगा? तो वो कानून ही ऐसा पास करेगा कि उसका तो रोटी चल रही है। तो मेरे ख्याल से इस ऑपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज का। देखिए, अभी आपने बजट की बात की ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अमेरिका को सबसे ज्यादा जिस चैलेंज का सामना करना पड़ता है ना, वो मंशियात नारकोस है। पता है ना आपको, नारकोटिक्स का वो जो उनका बॉर्डर है टेक्सास का और उसका मैक्सिको का, वो आज तक उसको वो रोक नहीं सके। हालांकि ट्रम्प जब आया था उसने वॉल ऑफ ट्रम्प बनवा दी थी वहाँ जी बॉर्डर पे। जी। ठीक है, उसमें वो बिजली भी छोड़ता था, फिर भी कामयाब नहीं हो, फिर भी वो नारकोटिक्स जो है वो वहाँ पे स्मगल वो सारा हो जाती है, अमेरिका में आ जाती है ना। वहाँ की जो बॉर्डर की सिर्फ पुलिस है ना, उसका बजट उनकी फौज से ज्यादा है। अरे अब बजट की बात कर रहे हैं, इन इवल्स को जड़ से खत्म करने के लिए रियासतें ऐसे काम करती हैं। और आपका बॉर्डर सिर्फ केपीके का 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। तौबा। ठीक है, वो मुझे बताएं उसको उसमें फेंसिंग की है, फेंसिंग काट के भी वो अंदर आ जाते हैं। आपकी फौज का सारा बजट भी अगर सिर्फ केपीके के उस 2600 किलोमीटर के हिस्से को प्रोटेक्ट करने पे लगा दिया जाए ना पूरी फौज का, फिर भी कम काफी है ना, काफी है। इसलिए तो दहशतगर्दी नहीं खत्म होती, इसलिए तो ये स्मगलिंग खत्म नहीं होती, इसलिए ये तमाम इवल्स हैं जो ये खत्म नहीं होते। और आप सवाल उठाते हैं बजट पे, तो एग्री करता हूं आपसे। ये रियलिटीज हैं। देखें, उन तमाम चीजों के मैं भी अगेंस्ट हूँ, असूलन जो असूल के साथ हैं कि यार, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस पे पूरी कौम को मेरी हाथ जोड़ के इल्तमास है। ये जो मैंने इवल्स बताए, इसमें किसी का कोई जाती मफाद नहीं है, इस कौम का मफाद है, पाकिस्तान की बका की जमानत है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, जिन पॉइंट्स को मैंने एलेबोरेट किया आपके सामने, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर इससे कोई आगे पीछे कुछ चीज़ होती है तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, कोई नाजायज़ होती है। अगर कुछ जायज़ कुछ हो रहा है तो आप खुद आवाज़ उठाएं। ये जंग भी कौम ने ही लड़नी है। दहशतगर्दों से फौज लड़ रही है, दहशतगर्दी से कौम ने लड़ना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, इतनी हमें मोटिवेशनल बातें बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ इन पे अमल भी होगा और ये लोगों तक पहुँचेंगी भी। बहुत शुक्रिया अली भाई, आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पर जो है वो नहीं आपका शुक्रिया क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत खास हुए हैं ना, खास हुए हैं कि आप फौरन आ गए मेरे पास। आप कहीं और जाते हैं, कहीं और बैठते, आपने कहा नहीं यार आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या बातें हैं, क्योंकि मेरी कंफ्यूजन थी। मैंने कहा आप जो टैलेंट है ना पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस टैलेंट को जाया कर रहा है। अली भाई मैं तो कोई टैलेंट, आप बहुत अच्छा टैलेंट है, आप हर लिहाज से आप मल्टी डायमेंशनल आदमी हैं। अल्लाह ताला ने आपको मल्टीटास्किंग बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जहाँ यूटिलाइज होना चाहिए इस कौम के अवेयरनेस के लिए, इस कौम को शौर देने के लिए, वहाँ पे यूटिलाइज किया नहीं जा रहा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उस जगह पर रखे जहाँ पे इस कौम तक आपकी ब्रॉडर वे में आवाज़ पहुँचे और वो जो मल्टी टैलेंट्स हैं आपकी उस कौम तक जरूर पहुँचे। अली भाई बहुत आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करूँगा मैं उनको खुद भी एक्सप्लोर करता रहूँगा, और मेरे लिए बहुत ही ये आपके काइंड वर्ड्स थे। बहुत शुक्रिया अली भाई, दोबारा आपके साथ दोबारा भी बैठने एक दफ़ा इंशाल्लाह। थैंक यू।